हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज ही स्टार्ट किया है हमने, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो हेरिडिटी, देखो इनहेरिटेंस को हेरिडिटी भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा और वेरिएशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों, चैप्टर तो अपन आगे बढ़ाएंगे ही, उससे पहले कुछ हमें है ना, कुछ डेफिनेशन समझनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों, जो एक डेफिनेशन है ना दोस्तों, वो तो है जेनेटिक्स की। एक डेफिनेशन है दोस्तों जेनेटिक्स की। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे हेरिडिटी की डेफिनेशन, हेरिडिटी, या इस हेरिडिटी को अपन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरिएशन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दोस्तों, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स एक बुक चलती है, बायोलॉजी की एक बुक है, ये बायोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच है दोस्तों, ये ब्रांच। ठीक है, इस बायोलॉजी की जेनेटिक्स नाम की ब्रांच में हम दो चीजें पढ़ते हैं भैया। एक तो अपन पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? एक जनरेशन के कैरेक्टर किसी अनदर जनरेशन के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं दोस्तों हम इसमें। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें अपन हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, या इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं दोस्तों। ये इनहेरिटेंस क्या होती है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? दोस्तों, इस इनहेरिटेंस को अपन हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हेरिडिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या है दोस्तों? जैसे जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच थी ना, वैसे ही दोस्तों जो ये इनहेरिटेंस है या जो हेरिडिटी है, ये इनहेरिटेंस या जो ये हेरिडिटी है दोस्तों, ये एक तरह की प्रोसेस है। ये एक तरह की एक प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, या एक जनरेशन के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे वेरिएशन क्या होता है। व्हाट इज वेरिएशन? तो दोस्तों, अब हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएशन, कि वेरिएशन क्या है। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स। तो दोस्तों, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन डिग्री है, ये एक तरह की मात्रा है जो हमें बताती है कि हम हमारे भाई बहनों से कितने डिफर है या अलग है, और हम हमारे पेरेंट्स से कितने अलग है। तो दोस्तों, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि हम हमारे भाई बहनों से या हम आपस में कितने डिफर हैं, और हम हमारे पेरेंट्स से कितने डिफर हैं। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि भैया जो बच्चे, प्रोजेनी मतलब जो बच्चे या जो संतान है, वो आपस में कितने डिफर हैं और अपने पेरेंट्स से कितने डिफर या अलग हैं, उसी को हम वेरिएशन या विविधता के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। आपको पता है दोस्तों, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8,000 to 8,000 to 10,000 before Christ that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि ह्यूमन को पता चल गया था भैया, ह्यूमन को बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 8,000 से 10,000 साल पहले, जीरो और एक और आएगा यहाँ पर, 10,000 साल पहले ही पता लग गया था कि वेरिएशन का जो मुख्य जो रीजन है ना, जो मुख्य जो कारण है, वो दोस्तों क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सबसे ज़्यादा वेरिएशन आती है दोस्तों। अब दोस्तों, अपन थोड़े बहुत एक साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं जिनका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं।
दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वैसे देखा जाए तो ये कोई डायरेक्ट ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये तो क्या थे, चर्च में पादरी थे, लेकिन इनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। और इन्होंने अपने जो चर्च के अंदर जो गार्डन होता है, चर्च के अंदर जो गार्डन होता है, चर्च में प्रीस्ट थे, ये प्रीस्ट पादरी चर्च को जो संभालते हैं, जो गॉड का जो भी जो होता है वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इनके चर्च के अंदर एक गार्डन था, उस गार्डन में इन्होंने है ना पी प्लांट उगाए, मटर के पौधे उगाए। 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर, और उन एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट मिला उनसे इन्होंने कुछ नियम दे दिए, कुछ लॉ दे दिए, जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी। बहुत सारे नाम है उसके, लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, या मेंडल्स लॉ भी कह सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए, फर्स्ट टाइम मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, एक सेकेंड इसको साइड में कर देते हैं। फर्स्ट टाइम मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इन लिविंग बीइंग। दोस्तों सबसे पहले मेंडल ही वो बंदा था जिसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वेरिएशन को समझने के लिए, कि वेरिएशन क्या होती है, कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल। दोस्तों मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट का जो मटेरियल था ना, वो गार्डन पी था। क्या था दोस्तों, गार्डन पी प्लांट था, उद्यान मटर था, उद्यान में या गार्डन में उगने वाला पी प्लांट। साइंटिफिक नाम याद कर लेना, पाइसम सैटाइवम। दोस्तों अपन जब भी साइंटिफिक नाम को लिखते हैं ना, तो क्या करना है आपको, ये जो दोनों नेम है ना, इसको सेपरेटली डबल अंडरलाइन करना है हमें, ऐसे जब हाथों से लिख रहे हैं जब। ठीक है ना दोस्तों, फॉर 7 ईयर। अब बेटा ये ईयर्स याद कर लेना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इनको जो भी रिजल्ट मिले दोस्तों, जो भी इनको रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट की बेसिस पर इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए, जिनको लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, कि मेंडल, या फिर वाई मेंडल चूज पी प्लांट, कि भैया मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, वो चाहता था कुछ दूसरा पेड़ भी तो ले सकता था, या कोई एनिमल पर भी तो कर सकता था। तो उसका सबसे मुख्य रीजन क्या है दोस्तों, कि जो पी प्लांट है ना, उसकी इजीली अवेलेबिलिटी होती है, पी प्लांट आराम से मिल जाते हैं। मैनी वेराइटीज, मटर के पौधे की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो उनमें एक्सपेरिमेंट कराना बहुत आसान हो जाता है। अलग अलग वैरायटी के ले सकते हैं, अलग अलग वैरायटी से। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे अलग अलग वैरायटी का तो मैंगो भी मिलता है, लंगड़ा आम, टेढ़ा आम, लंबा आम, तरह तरह के आम, जाने कौन कौन से आम मिलते हैं, हापूस आम। लेकिन आम का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो बहुत बड़ा है। पता चला एक आम का पेड़ बड़ा होता है जब तक, तो मेंडल बुजुर्ग ही हो जाते हैं हमारे भाई साहब। तो इन्होंने पी प्लांट चुना, जो आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबिलिटी होती है, इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, और आपको पता है शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है पी प्लांट का, तो 1 साल के अंदर ही 2-3 जनरेशन की आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों पी प्लांट के जो फ्लावर है ना दोस्तों, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या है, कि मेल गेमेट भी उसी फ्लावर में बन जाते हैं और फीमेल गेमेट भी उसी फ्लावर में बन जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर के अंदर मतलब आप देख सकते हैं कि उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि इनमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और चाहें तो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस होती है, आप देखना, देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो जो फ्लावर होता है ना दोस्तों, इसके अंदर ऐसे बीच में एक ऐसी मटकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये तो दोस्तों पिस्टिल है। क्या है दोस्तों, ये पिस्टिल है दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस फ्लावर के अंदर, ये एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। तो भैया स्टेमेन मेल पार्ट है फ्लावर का, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और आप चाहें तो एक फोर्सिप लेकर
इस एंथर को कट कर देंगे। इस एंथर को जब कट कर देंगे, फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, डेवलप होने से पहले इसको कट कर दो, ठीक है ना। जब तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंथर को तो आपने मेल पार्ट को तो पहले ही कट कर दिया। अब आप बाहर से पोलन ग्रेन लेकर यहाँ पर पोलिनेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी कह सकते हैं। बेटा फ्लावर के एंथर को रिमूव कर देने की प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं दोस्तों पी प्लांट का लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा होता है और वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। ये वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग, भैया ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बात किया एक कैरेक्टर स्टेम की हाइट। क्या बोला दोस्तों मैंने? स्टेम की हाइट। अब दोस्तों स्टेम की हाइट या स्टेम की लंबाई केवल एक कैरेक्टर है। कितना कैरेक्टर है? केवल एक कैरेक्टर है। लेकिन आप देख सकते हैं ये हाइट जो है या जो लंबाई है, ये दो प्रकार की हो सकती है ना, जैसे टॉल और ड्वार्फ, ज्यादा लंबाई और कम लंबाई। तो आप क्या देख सकते हैं दोस्तों कि मेंडल ने है ना 7 कैरेक्टर को चूज किया। मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए? 7 कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए। लेकिन भैया इसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या अपन बोल सकते हैं कि लक्षण तो इसने लिए 7 और विपरीत लक्षण कितने लिए? 14 लिए, 14 लिए। अपन कह सकते हैं कि इसने 7 कैरेक्टर को स्टडी के लिए चूज करा, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने थे? 14 थे। इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को या अपोजिट कैरेक्टर्स या लक्षणों को ही हम ट्रेट्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर स्टडी की दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसने अपन कह सकते हैं कि इसने 7 कैरेक्टर को चूज करा और इसने 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स को भी चूज करा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कैरेक्टर में देखिए आप फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर कैरेक्टर है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स हो गया। इसका मतलब होता है विपरीत लक्षण। तो आप जैसे पहला कैरेक्टर देखिए स्टेम की हाइट। तो देखो 2 तरह के प्लांट मिलते हैं पी प्लांट, टॉल भी मिलता है और डॉर्फ मतलब छोटा भी मिलता है। फ्लावर का कलर आपको पता है, कुछ पी प्लांट के फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है, कुछ का वाइट होता है। फ्लावर की पोजीशन, भैया कुछ फ्लावर तो लगे रहते हैं बिल्कुल एक्सिस पर और कुछ लगे रहते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब दो ये आप देख सकते हैं ना, ये 2 ब्रांच सी है, तो जब इस ब्रांच के बीच में फ्लावर लगा रहता है, जब बीच में फ्लावर लगा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल के नाम से जान रहे हैं। और जब ब्रांच के बिल्कुल किनारे पर ही फ्लावर लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं दोस्तों। इसी तरह से पोड का शेप, पोड मतलब फली का आकार, फली का शेप। इन्फ्लेटेड फूली हुई भी हो सकती है फली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड पिच की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। पोड का कलर, फली का कलर हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है दोस्तों। इसी तरह से सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, मतलब गोल और झुर्रीदार हो सकता है। और सीड का कलर येलो और ग्रीन हो सकता है दोस्तों। जो ये टॉल हो गया दोस्तों, जो ये टॉल वाला कैरेक्टर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये टॉल वाला कैरेक्टर है, ये जो टॉल वाला कैरेक्टर हो गया, वॉयलेट वाला कैरेक्टर हो गया, एक्सियल, या फिर एक सेकेंड, या आप देख सकते हैं टॉल हो गया, वॉयलेट हो गया, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये जितने भी कैरेक्टर है ना, ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है दोस्तों। कैसे कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि आप देख सकते हैं कि जो ये दूसरे वाले कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं, ये दूसरे वाले कैरेक्टर जैसे छोटा हो जाना, ड्वार्फ मतलब बोना, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फ्लावर, इसी तरह से फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल, फली का जो शेप है, पोड का शेप है वो पिचका हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। फली का जो कलर है वो येलो है, सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है, सीड का जो कलर है वो ग्रीन है दोस्तों। जो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ये रिसेसिव है दोस्तों। कैसे है? ये रिसेसिव है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं और बताऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले हम पढ़ेंगे भैया जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, जैसे जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये कुछ टर्म्स आती है जेनेटिक्स में। अगर ये टर्म समझ ली ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना।
लोगों के भी काम आ जाएगा मेरा ये वीडियो। जब भी सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।